हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग आपके सामने केमिस्ट्री का फर्स्ट 12th क्लास केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो कि सॉल्यूशंस है उसको डिस्कस करने जा रहा हूं मैं। और जो सॉल्यूशन चैप्टर है वो बेसिकली कि कितने भी कंपोनेंट्स का मिक्सचर हो सकता है, लेकिन जो 12th क्लास केमिस्ट्री में जो टॉपिक कवर्ड है वो खाली बाइनरी सॉल्यूशन ही है। बाइनरी का मतलब है ओनली वी आर डीलिंग विद टू कंपोनेंट्स। ओके, हम खाली दो कंपोनेंट के मिक्सचर की ही बात करेंगे और उससे रिलेटेड उसकी सारी प्रॉपर्टीज उसको डिस्कस करेंगे। ये हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है ये जस्ट इंट्रोडक्टरी और सॉल्यूशन का ब्रीफ ओवरव्यू रहेगा। उसके टॉपिक की डिटेल स्टडी हम आगे के लेक्चर में करेंगे। तो इसमें क्या है, हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि सॉल्यूशन में टॉपिक्स कौन कौन से कवर्ड हैं। तो इससे जस्ट हमारा क्या है, एक माइंड में ओवरव्यू रहेगा कि हमको ये टॉपिक्स कवर अप करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन की बेसिक डेफिनेशन और किस फेनोमिनन के बेसिस पे सॉल्यूशन बनता है और उसमें क्या क्या चीज रहती है उसको हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन के ऊपर सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स जो एवेपोरेट होके जो प्रेशर क्रिएट करते हैं अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशंस, उसको हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो वो वेपर प्रेशर की डिटेल स्टडी करेंगे उसके फिनोमिनन्स में और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। थर्ड है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज रहती हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की होती हैं जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं। तो इसकी भी हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तुम्हारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट को मैं बीपी लिख दूंगा थोड़ा टाइम सेव करने के लिए। थर्ड है हमारी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एफपी। एफपी मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। और ये है तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहां तक होप है आप लोगों को यहां तक थोड़ा बहुत कुछ कुछ समझ आने लग गया रहेगा। उसके बाद फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रहती है हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक और प्रेशर, फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर, तो ये बेसिकली वांट ऑफ फैक्टर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में करेक्शन का काम करेगा। इट इज ए करेक्शन इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये करेक्शन है। थर्ड है तुम्हारी सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन सॉल्यूशन बोल सकते हो आप। तो ये किससे रिलेटेड रहती है, हेनरी लॉ से। हेनरीज लॉ या सिंपल हेनरी लॉ भी बोल देते हैं हम लोग इसको, हेनरी लॉ। ठीक है, तो ये है। अब देखो बेसिकली ये सारे टॉपिक्स हमको इस चैप्टर में कवर अप करने हैं। तो
सबसे पहला जो इसमें है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज सॉल्यूशन? तो ये तो हम लोग बचपन से ही जानते हैं कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के लिए एट लीस्ट हमें दो कंपोनेंट्स चाहिए रहते हैं, एट लीस्ट, सबसे कम। एक कंपोनेंट का सॉल्यूशन नहीं होता, एक कंपोनेंट हमेशा प्योर फॉर्म में रहता है। तो सॉल्यूशन के लिए, मिक्सचर के लिए हमको, तो सॉल्यूशन इज बेसिकली, हम लोग जो डील करेंगे वो बाइनरी सॉल्यूशन में करेंगे। जो हम लोग के कोर्स में, 12th क्लास के कोर्स में खाली बाइनरी सॉल्यूशन है, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट्स ओनली। तो सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस, होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि वो सॉल्यूशन में पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। होमोजेनियस मिक्सचर of two or more components, of two or more components, homogeneous mixture of two or more components which lose their identity and cannot be separated by simple methods। होमोजेनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसको कि हम सिंपल मेथड या फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। हाँ, कॉम्प्लेक्स केमिकल मेथड से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। और उसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल कंपोनेंट है, जो जिससे कि मिलकर मिक्सचर बना है, वो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं और मिक्सचर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज रहती हैं। ओके, तो ये है, तो ये सॉल्यूशन की एक सिंपल बेसिक डेफिनेशन है। अच्छा, अब हमने जो पढ़ना है, हमने पढ़ना है अपने कोर्स में जो है वो है बाइनरी सॉल्यूशन। क्या है? बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है बेसिकली? देखो, बाइनरी सॉल्यूशन, तो बाइनरी सॉल्यूशन होता है सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट्स। तो इसमें क्या होते हैं हमारे? टू कंपोनेंट्स, खाली दो कंपोनेंट रहेंगे। अब जो हमारा बाइनरी सॉल्यूशन है उसमें दो कंपोनेंट है, तो इसको हम बेसिकली सिंपली सॉल्यूशन ही लिख देंगे। तो ये बाइनरी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं? देखो, तो एक कंपोनेंट रहेगा उसको हम बोलेंगे सॉल्यूट, एक कंपोनेंट है उसको बोलेंगे, एक कंपोनेंट को क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। दूसरा कंपोनेंट रहेगा वो रहेगा सॉल्वेंट। तो जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बना है। अब कौन सा कंपोनेंट, किसको हम सॉल्यूट बोलेंगे
और किसको हम सॉल्यूशन बोलेंगे। तो ये डिसाइड करने के लिए एक सिंपल मेथड है कि ये डिसाइड करने के लिए हमारे पास एक सिंपल मेथड है, जो कंपोनेंट कम मात्रा में रहेगा, द कंपोनेंट विच इज इन लेस अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड द कंपोनेंट विच इज इन लार्ज अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो जो कंपोनेंट कम मात्रा में है वो सॉल्यूट रहेगा, और जो कंपोनेंट ज्यादा मात्रा में है वो उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। तो ये लेस अमाउंट और ये है लार्ज अमाउंट। तो ये समझो कि हम लोग बाय इंस्पेक्शन देख के बता सकते हैं, जिसकी मात्रा न्यूमेरिकल में कम दी गई है वो हमारा सॉल्यूट रहेगा, जिसकी मात्रा न्यूमेरिकल में ज्यादा दी रहेगी उसको हम लोग सॉल्वेंट मान लेंगे। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तो फॉर एग्जाम्पल 20% इथेनॉल सॉल्यूशन, इथेनॉल सॉल्यूशन, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है आपके पास 20% तो है इथेनॉल, तो और प्लस 80% वाटर। 20% इथेनॉल सॉल्यूशन का मतलब है उसमें 20% तो इथेनॉल रहेगा और 80% वाटर रहेगा। अगर मैं बोलता हूं 20% इथेनॉल सॉल्यूशन बाय वेट, इसका मतलब 20 ग्राम, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम इथेनॉल रहेगा और 80 ग्राम वाटर रहेगा। ओके, तो ये 20% कम है, 80% ज्यादा है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा सॉल्यूट और ये क्या कहलाएगा हमारा सॉल्वेंट। ओके, तो ऐसे आपने इजीली पता लगा लिया कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट। अगर मैं बोलूं 80% इथेनॉल सॉल्यूशन, 80% इथेनॉल सॉल्यूशन, तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है अगर मैं 100 ग्राम इथेनॉल सॉल्यूशन लेता हूं तो उसमें 80 ग्राम इथेनॉल रहेगा और 20 ग्राम पानी। तो अब इस बार पानी सॉल्वेंट नहीं रहेगा, पानी सॉल्यूट रहेगा और इथेनॉल सॉल्वेंट रहेगा, क्योंकि इथेनॉल की परसेंटेज ज्यादा है। तो 80% इसमें आपका 80% हो जाएगा इथेनॉल और ये हमारा हो जाएगा सॉल्वेंट, और इसमें हमारा हो जाएगा 20% वाटर, तो ये हमारा हो जाएगा सॉल्यूट। तो हर बार वाटर सॉल्वेंट नहीं रहता है, अगर दूसरी क्वांटिटी ज्यादा है तो वो सॉल्वेंट बन जाएगा, जैसे कि इस केस में है। अच्छा, अब इसके बाद अगर मान लो ये तो हमने कम ज्यादा करके कर लिया, कभी ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि दोनों 50% हो, फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट। तो इफ 50% इथेनॉल सॉल्यूशन, तो 50% इथेनॉल सॉल्यूशन का क्या मतलब है, इसमें 50% तो इथेनॉल है और 50% ही वाटर है।
तो अब कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा है, क्योंकि दोनों ही 50-50% है। तो इस केस में क्या रहेगा, anyone can be solute और सॉल्वेंट। तो कोई भी सॉल्यूट, इसमें हम किसी को भी सॉल्यूट मान लेंगे, किसी को भी सॉलिड मान लेंगे। एक्चुअली प्रॉब्लम में न्यूमेरिकल में ये गिवन रहेगा, इट इज मेंशन्ड इन द न्यूमेरिकल और प्रॉब्लम which has to be taken as solute और which has to be taken as solvent। तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हर चीज न्यूमेरिकल में मेंशन रहती है। ओके, तो बेसिकली क्या है, देखो सॉल्वेंट के लिए एक प्रिसाइज डेफिनेशन दी गई है कि हम लोग सॉल्वेंट किसको मान सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लो कि मैंने एक गिलास ही पानी ले लिया है और एक गिलास ही शुगर ले लिया है, दोनों 50-50% हो गए मेरे पास। जितना पानी है उतनी ही शुगर है। अब मैं शुगर को पानी में डाल के अगर मिक्स करूंगा तो मेरे को एक थिक सॉल्यूशन मिलेगा जिसकी विस्कोसिटी थोड़ी ज्यादा रहेगी, कंसेंट्रेशन ज्यादा रहेगी। तो लेकिन जो मेरे को सॉल्यूशन मिलेगा, आप लोग ये मेरे को बताओ कि वो शुगर के जैसा सॉलिड रहेगा या पानी के जैसा लिक्विड रहेगा। तो इसका मतलब है, तो आज जैसे कि आप सब लोग घर पे भी करके देख सकते हो, तो जो हमको सॉल्यूशन मिलेगा वो पानी के जैसा लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ना कि शुगर के जैसा सॉलिड। तो बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि सॉल्वेंट वो कंपोनेंट रहता है जिसकी फिजिकल स्टेट को सॉल्यूशन गेन करता है, मतलब जिसके जैसा हमारा सॉल्यूशन दिखेगा, जिसकी फिजिकल स्टेट के जैसा हमारा सॉल्यूशन दिखेगा, उसी कंपोनेंट को हम सॉल्वेंट मानते हैं। ओके, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें ये लिख सकते हैं कि फाइनली सॉल्यूशन takes the physical state of which component that component is called solvent, और उस कंपोनेंट को हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। तो अभी आप लोगों को पूरा अच्छे तरीके से समझ आ गया रहेगा कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, और अगर दोनों सेम है तो किसको हम सॉल्यूट मानेंगे और किसको सॉल्वेंट मानेंगे। अच्छा, तो अब यहां तक तो आपकी मतलब कि सॉल्यूशन के बारे में आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू मिल गया रहेगा। अब हम लोग सॉल्यूशन जो बनता है दो कंपोनेंट से मिलके बनेगा, तो उसमें हम किसमें कितना कंपोनेंट मिक्स करें कि हमको एक पर्टिकुलर टाइप का सॉल्यूशन मिले, तो उसमें कितने में कितना, इस चीज को बोलते हैं कंसेंट्रेशन, मतलब परसेंटेज ऑफ मिक्सिंग इज नोन एज कंसेंट्रेशन। तो कुछ कंसेंट्रेशन की टर्म्स हैं जिनके बारे में हमको पता रहना चाहिए और जो हम सॉल्यूशन चैप्टर में यूज करेंगे, तो वो कंसेंट्रेशन टर्म्स के बारे में मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देके ये लेक्चर वाइंड अप करूंगा, और उसके बाद वो कंसेंट्रेशन टर्म्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे, और उसके बेसिस पर हम लोग न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि इन कंसेंट्रेशन टर्म्स पर न्यूमेरिकल्स जो हैं वो जेईई नीट में अक्सर पूछे जाते हैं, और इनका यूज हमें दूसरे चैप्टर्स में भी बहुत इन कंसेंट्रेशन टर्म्स का यूज आता है। तो ये
हमको बहुत ये कंसेप्ट जो है बच्चों का अक्सर ये जो न्यूमेरिकल पार्ट है, जो ये कंसंट्रेशन का न्यूमेरिकल पार्ट है, ये बच्चों का अक्सर वीक रहता है और बच्चों को इन्हीं कंसंट्रेशन टर्म्स के न्यूमेरिकल से ही डर लगता है। वो डर को मैं आपके अंदर से निकालना चाहता हूं, तो हम इसमें वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करेंगे। तो अब है देखो कंसंट्रेशन टर्म्स। तो ये है आपका कंसंट्रेशन टर्म्स। तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, देखो कंसंट्रेशन का पहले मैं मतलब लिख देता हूं। कंसंट्रेशन का मतलब होता है हिंदी में परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज हमने अभी तक देखा था कि जो क्या बोलते सॉल्यूशन को अगर हम डिफरेंट कंपोनेंट्स की कंसंट्रेशन लेंगे तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, कौन सा सॉल्यूट और कौन सा सॉल्वेंट रहेगा, और 50% में हम किसको सॉल्यूट और किसको सॉल्वेंट मानेंगे। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया रहेगा। अब आता है कंसंट्रेशन टर्म्स, यानी कि जो हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं उसमें जो कंपोनेंट्स लेते हैं उसमें किस कंपोनेंट की क्या कंसंट्रेशन रहेगी। तो कंसंट्रेशन का मतलब है कि कितने सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। तो ये कंसंट्रेशन का मतलब है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन मतलब कितने में कितना, आसान भाषा में। अच्छा, अब इसमें क्या है, जो कंसंट्रेशन टर्म्स है वो दो टाइप से क्या बोलते रिलेटेड है। तो दो टाइप से हम उसको डिफाइन कर सकते, क्लासिफाई कर सकते हैं, एक वॉल्यूम के बेसिस पे और एक मास के बेसिस पे। यानी कि हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को वॉल्यूम के बेसिस पे मिक्स कर सकते हैं और सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मास के बेसिस में हम लोग मिक्स कर सकते हैं। तो वॉल्यूम रिलेटेड क्या रहेगा, अब क्योंकि वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर कम ज्यादा करने से वॉल्यूम एक्सपेंड और कंप्रेस होता है। तो ये वॉल्यूम रिलेटेड जितने भी कंसेंट्रेशन टर्म्स है, क्योंकि टेम्परेचर की रिस्पेक्ट में वॉल्यूम चेंज करेगा तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रहते हैं। और जो मास से रिलेटेड है, मास का टेम्परेचर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो मास से रिलेटेड जितने भी कंसेंट्रेशन टर्म है वो सारे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहेंगे। अब वॉल्यूम से रिलेटेड कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी कि मैं वॉल्यूम सॉल्यूट को भी वॉल्यूम में ले लूंगा और सॉल्वेंट को भी वॉल्यूम में, यानी कि अगर मैं 10 ml कोई सॉल्यूट है वो मैं 90 ml सॉल्वेंट में अगर मिक्स करता हूं तो 100% सॉल्यूशन रहेगा। तो इसको हम बोलेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यानी कि मिलीलीटर बाय मिलीलीटर। दूसरा है वेट बाय वॉल्यूम, सॉल्यूट में ग्राम में ले लूं और सॉल्वेंट में उसमें क्या बोलते हैं लिक्विड में ले लूं, या उसका मैं वॉल्यूम ले लूं, या गैसेस में भी आप ले सकते हो। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। दूसरा है आपका, जो तीसरा है वो है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी भी वॉल्यूम पे डिपेंड करती, क्योंकि वो भी उसमें भी सॉल्यूशन किस में लेते हैं, वॉल्यूम में। तो ये भी वॉल्यूम डिपेंडेंट है। और तीसरा है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी भी हम उसमें भी सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट्स हम लोग मिक्स करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेते हैं। तो ये भी वॉल्यूम डिपेंडेंट। अब
मास से रिलेटेड कौन कौन सी है, तो वेट बाय वेट परसेंटेज, इसमें हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों किस में लेंगे, वेट में लेंगे, यानी ग्राम में लेंगे। जैसे कि 100 ग्राम मैंने शुगर डिजोल्व की है 90 ग्राम वाटर में, तो दोनों मैंने किस में ले ली, ग्राम में, तो ये वेट बाय वेट हो गया। उसके बाद आता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है, ये है आपका फ्रैक्शन इन क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के इसमें लूंगा नंबर ऑफ मोल्स की रिस्पेक्ट में। तो नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में मैं जे अगर कंसेंट्रेशन डिफाइन करता हूं तो उसको हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। और थर्ड है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी में भी हम क्या करते हैं, जो सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन है वो ग्राम में लेते हैं, वेट में लेते हैं, और सॉल्यूट किस में लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स में। तो ये भी किसके रिस्पेक्ट में है, मास के रिस्पेक्ट में। तो ये हो गया आपका मोलैलिटी। और पार्ट्स पर मिलियन, ये भी एक नंबर है, यानी कि 1 मिलियन सॉल्यूशन के पार्ट में सॉल्यूट के कितने पार्टिकल्स हैं, तो इसको हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। ऐसा ही है पार्ट्स पर बिलियन, यानी 1 बिलियन सॉल्यूशन पार्टिकल्स में सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, वो कंसेंट्रेशन को हम पार्ट्स पर बिलियन, तो ये भी एक नंबर का रेशियो है जैसे मोल फ्रैक्शन है। तो ये सारे क्या है आपके, ये सारे कंसेंट्रेशन टर्म्स को हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही आप वो देखते रहिए और अच्छी नॉलेज गेन करते रहिए। मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो भी रहेगा वो कंसेंट्रेशन टर्म को डिटेल में मैं समझाऊंगा, और आप ऐसे मन लगा के पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन दबाना और लाइक करना नहीं भूलना। थैंक यू वेरी मच।